सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का दूसरा वीडियो है। आज के दिन का पहला वीडियो जो है वो यहाँ पे है। अगर आप इसे देखना चाहते हो डेफिनेटली आप देख सकते हो। आपको आई बटन पे इसका लिंक मिल रहा होगा एंड वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको इसका कार्ड भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो वहां से भी जा करके आप देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने के पहले यार एज ऑलवेज 731 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ठीक है। और आपको जो है इसको 800 तक लेकर के जाना है। अब पूछोगे क्यों भैया, क्यों 800? क्योंकि यार 800 हमारा टारगेट है भाई। तो प्लीज लेकर के जाओ, 800 तक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर से सेट कर देना। मैं आगे बढ़ता हूँ एंड यहाँ पे गाइस बात करेंगे कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। अब वो कमेंट रिक्वेस्ट क्या है, तो सबसे पहले अगर आपको भी कोई स्टॉक को लेकर के कुछ क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप उस स्टॉक का नाम लिख सकते हो एंड उसके साथ जो है आप ये लिख सकते हो कि यार इस स्टॉक के बारे में मुझे ये चीज़ जानना है या ये मेरा क्वेश्चन है, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कमेंट रिक्वेस्ट आप देख सकते हो कि कॉल अबाउट कांची कपूरम शेयर। तो यहाँ पे देखो यार, मैं कॉल तो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा बताया हुआ है रिकमेंडेशन कॉल टिप मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं अपना व्यू पॉइंट आपके सामने ज़रूर से रख सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे पहले आ जाते हैं कांची कपूरम। जो ये शेयर है, सबसे पहले तो यार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो यार, ये वीडियो थोड़ा-सा अलग हो सकता है। अब मुझे नहीं पता इस वीडियो का लेंथ कितना होगा, लंबा होगा, छोटा वीडियो होगा, मुझे नहीं पता। बट हाँ, वीडियो को देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ आप इसका मार्केट कैप देख लो पहले तो। इसका मार्केट कैप 193 करोड़, 200 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, या कह लो उससे भी कम। एक माइक्रो कैप कंपनी है, ठीक है। माइक्रो कैप, या अगर आप नैनो कैप कहना चाहते हो, ठीक है, नैनो कैप कंपनी है। और इसका मतलब क्या होता है? देखो, माइक्रो कैप का मतलब होता है कि 1000 करोड़ से, ठीक है, 1000 करोड़ से कम का मार्केट कैप अगर है तो वो जो है माइक्रो कैप कंपनी कहलाता है। और ये 1000 करोड़ से बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत बहुत रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। माइक्रो कैप मतलब ही रिस्क होता है। उसके ऊपर से माइक्रो कैप भी अगर 800 करोड़, 900 करोड़ या फिर 700 करोड़ का रहे, तो भी जो है थोड़ा सा कंपेरेटिवली रिस्क जो है कम हो जाता है। अब ये जो है, मैं देखो यार क्यों समझा रहा हूँ इतना, पता है? मार्केट कैप के पीछे इतना मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको समझना ज़रूरी है कि इसका कब ये जो 200 करोड़ का मार्केट कैप है, ये जो है 100 करोड़ में चला जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और आपका जो मतलब ये जो 444 है, इसमें से कब आपका जो है एक 4 गायब हो जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा। या फिर ये कब 450 का 200 बन जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसी वजह से रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा है। मतलब ये भी चीज़ है एंड एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी कहूँगा कि यहाँ पे कब जो है ये 200 करोड़ की कंपनी 700-800 करोड़ तक पहुँच जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। और 700-800 करोड़ पहुँचेगी, आप बोलोगे यार फिर भी तो ये मार्केट कैप है। हाँ, सॉरी, मार्केट कैप कह रहा हूँ, माइक्रो कैप है। बिल्कुल हाँ, ये माइक्रो कैप ही है अभी भी। 800 करोड़ भी अगर ये पहुँचती है तो भी माइक्रो कैप है, बट आपका पैसा 4 गुना हो चुका है, ठीक है? तो ये चीज़ है कि जितना आपको ये नेगेटिव में मतलब आपसे पैसे ले सकती है, उतना ही ज़्यादा आपको पैसे दे भी सकती है। तो बहुत रिस्की कंपनी है। स्टार्ट करेंगे वीडियो को, सबसे पहले बात करेंगे इसके बिज़नेस के बारे में। तो यार देख सकते हो यहाँ पे जो है कंपनी कैम्फर बनाती है। कैम्फर मतलब क्या होता है? कपूर, ठीक है। तो इसका आप देख सकते हो कपूर लिखा हुआ है ना, कपूर, तो कपूरम इज़ लाइक संस्कृत टाइप में ये किया हुआ है, ठीक है, कांची कपूरम करके। तो वो चीज़ है, ये कैम्फर बनाती है, मतलब कपूर बनाती है। और इट्स डेरिवेटिव जैसे वैल्यू एडेड रेज़िन्स, फोर फील्ड रोज़िन्स, ठीक है, रेज़िन्स, इस तरह से मतलब अलग-अलग चीज़ें बनाती है। और यहाँ पे जो है ये कंपनी जो है साउथ इंडियाज़ फर्स्ट एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैरायटी टेरेपीन एंड पेपर केमिकल्स। तो यहाँ पे जो है, अब कैम्पर कैम्फर भी एक तरह का केमिकल ही होता है, ठीक है। तो ये जो है साउथ इंडिया की, मतलब यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं हो रही है, साउथ इंडिया की बात हो रही है। साउथ इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेरेपिन में एंड पेपर केमिकल्स में। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो कैम्फिन, कैम्फर, डायपेंटीन, डबल डिस्टिलेटेड टर्पेंटाइन और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद से रीड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सब प्रोडक्ट्स ये बेचती है। यूजर इंडस्ट्रीज मतलब किस किस इंडस्ट्री में इसका काम आता है, तो यहाँ पे देख सकते हो टायर्स में काम आता है, पेंट में, पेपर में, फूड में, फार्मास्यूटिकल्स में, रबर में, और उसके साथ जो है नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स हु डील्स विद वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे इसके साथ ही बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड्स भी है जो इंडस्ट्रीज में डील्स करती है। मतलब ओवरऑल आप ये समझ लो कि टायर, पेंट, पेपर, फूड, फार्मा, रबर, ये सब में इसका काम है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो कैम्फर से इसका 72% रेवेन्यू आता है। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि कपूरम देखकर, मतलब कपूर देख करके आप समझ जाओगे कि ये कैम्फर वाली बात हो रही है। तो कैम्फर से ही 72% रेवेन्यू आता है। बाकी डाईपेंटीन से 6% रेवेन्यू आता है। और जो मैंने केमिकल्स बताए जो यहाँ पे लिखे हुए हैं,
उससे जो है मिला करके 21% रेवेन्यू आते हैं अदर प्रोडक्ट से, ठीक है। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो है कपूर, मतलब जो नाम में भी है कपूर इन द सेंस कैम्फर, ठीक है। और डाइपेंटीन से कम आता है, बट हाँ फिर भी डाइपेंटीन है थोड़ा सा। तो जो भी है, अब यहाँ पे कन्वर्जन और बाईबैक अगर आप चाहो तो देख सकते हो, इन्होंने जो है फाइनेंशियल ईयर 21 में बाईबैक किया था। कैपेक्स की बात करें तो लगभग यहाँ पे लाख में ये लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब 1000 लाख, मतलब यहाँ पे अगर आप कन्वर्ट करोगे तो लगभग 16 करोड़ का कैपेक्स जो है इन्होंने प्रोडक्शन फैसिलिटी पे दिया हुआ था। और ये फाइनेंशियल ईयर 21 की बात है। नॉन कॉपरेशन एंड रेटिंग एजेंसी अगर आप देखोगे तो इनका रेटिंग क्या है वो सब यहाँ पे जो है दिया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या मतलब रेटिंग के बारे में कुछ कहा है, ठीक है, आप रीड कर लेना, रेटिंग दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे ये जो पूरा इसका बिज़नेस था कुछ ज़्यादा नहीं था, कपूर में ये ज़्यादातर काम करती है और मतलब कैम्फर में ये ज़्यादातर काम करती है। 74% 72% रेवेन्यू इसका वहीं से आता है। और ये थोड़ा पहले का डेटा है, ठीक है, रिसेंट डेटा तो ख़ैर यहाँ पे नहीं है एक्चुअली, तो नहीं दिया हुआ है, तो थोड़ा पहले का डेटा है। लेकिन आप वही लगा लो कि इसका जो मेन काम है वो कपूर का काम है, कैम्फर का काम है, और उसके बाद थोड़े-मोड़े केमिकल्स ये बनाती है इधर-उधर के, जहाँ से इसका थोड़ा-मोड़ा रेवेन्यू जो है 25 27% तक का रेवेन्यू निकलता है। क्वार्टर्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो यार, बहुत छोटी कंपनी है, तो इसीलिए आपको नंबर्स भी यहाँ पे छोटे ही देखने मिलेंगे। आप बोलोगे यार 2 करोड़ का प्रॉफिट, 3 करोड़ का प्रॉफिट, ये कोई प्रॉफिट है? ठीक है, आप कोई कंपनी देखो भाई 100 करोड़ का प्रॉफिट करती है, ये 2 करोड़ 3 करोड़ का प्रॉफिट, तो यार आपको कंपनी देख करके देखना होता है कि यार वो प्रॉफिट कितना करती है। हाँ, इसका मार्जिन थोड़ा कम है, मैं ये भी कहूँगा कि इसका बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रिसेंटली भी देखोगे, मतलब पहले तो इसका मार्जिन बहुत ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन रिसेंटली इसका मार्जिन बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 13%, फिर 9, फिर 7, फिर बीच में 12 हुआ था, फिर यहाँ पे जो है घट करके 6 साढ़े पौने 7% पे आ चुका है। मतलब यहाँ पे जो है मार्जिन थोड़ा-सा इसका कम है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे, अगर मैं एक बार आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ मार्च 22 एंड 23, तो सेल्स जो है 62 से 43 डिक्रीज़ हुआ, ठीक है, सेल्स अच्छा नहीं आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8 करोड़ से 3 करोड़ पे आ चुका है, तो ऑब्वियसली बहुत गिर चुका है। वो मार्जिन जो है वो भी 13% से जो है 6 साढ़े 6% पे आ चुका है, मतलब आधा हो चुका है मार्जिन, तो ये भी अच्छी बात नहीं है एक्चुअली। और अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो सवा 7 करोड़ से ये साढ़े 3 करोड़ पे आ चुका है, डिक्रीज हुआ। एंड यहाँ पे भी लगभग आप कह सकते हो सवा 4 करोड़ से ये 2.5 करोड़ पे आ चुका है, तो डिक्रीज हुआ। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ईपीएस भी लगभग जो है आधा हो चुका है। और ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो रिजल्ट स्टैंड अलोन की मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, वो उतना अच्छा नहीं है। कंसोलिडेटेड अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेटेड भी आप देख सकते हो। देखो यार, मैं इसमें ना स्टैंड अलोन के बारे में ही बात करूंगा। अब आप पूछोगे क्यों यार, आप स्टैंड अलोन के बारे में क्यों सॉरी क्यों बात करोगे? तो देखो यार, इसका रीज़न ये है क्योंकि कंसोलिडेटेड में ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। मैं आपको एक ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ये देखो क्वार्टर्स में जो है, अगर मैं जून 22 को कंपेयर करूँगा जून 23 से, तो जून 23 अभी तक आया नहीं है। और अगर आप बोलोगे मार्च 22 एंड 23 को कंपेयर करो तो मार्च 22 का डेटा अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मैंने स्टैंड अलोन को कंपेयर किया ताकि एक रेफरेंस मिल जाए कैसा है, ठीक है? क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है। वैसे ही मैं कंसोलिडेटेड में आगे भी दिखा देता हूँ, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस में एक ही लाइन है, ठीक है? तो मैं क्या ही कंपेयर करूँगा, क्या ही देखूँगा? यहाँ पे भी देखोगे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो मैं क्या ही देखूँगा? बैलेंस शीट में देखोगे, ये देखो एक लाइन इन्वेस्टर्स में है, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर मैं ईयरली करूँगा तो देख सकते हो इन्वेस्टर्स में है, बट यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं वहीं पे जो है डेटा अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मैं जो है स्टैंड अलोन को देख रहा हूँ। आप होप समझ गए होंगे कि मैं स्टैंड अलोन को क्यों देख रहा हूँ, ठीक है? खैर, आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे चलते हैं। देखो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो क्वार्टरली रिजल्ट्स मुझे अच्छे नहीं लगे। एंड ये चीज़ आपको इसमें देखनी है कि इन स्टॉक्स में जो है रिजल्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है। मतलब अगर आप बहुत छोटे कंपनीज देखोगे, ठीक है, तो उनमें जो है रिजल्ट्स बहुत मैटर करते हैं। अगर उनमें रिजल्ट्स अच्छे आ गए, छोटे कंपनीज इन द सेंस, आप अगर माइक्रो कैप देख लो या स्मॉल कैप देख लो, मिड कैप तक में भी अगर अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो जो स्टॉक है वो या तो बहुत भाग जाता है या तो गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद स्टॉक चलने लगता है आराम से, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। और अगर वही रिजल्ट खराब आता है तो स्टॉक जो है गिर जाता है एक बार में ही, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि रिजल्ट्स काफ़ी मैटर करते हैं इस जगह पे। और आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगेन स्टैंड अलोन में दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कंसोलिडेटेड का रिजल्ट का नंबर हमारे पास नहीं है, ठीक है, अवेलेबल नहीं है डेटा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले 49 50 57 53 56, मतलब 50 की रेंज में था, ठीक है। पूरा इसने जो है लगभग 7 साल जो है ये 50 की रेंज में रहा। फिर उसके बाद 115 188 203, फिर यहाँ पे घटा
184 हुआ, फिर 251, 205, फिर यहाँ पे घटा। तो यहाँ पे जो है लगभग अगर मैं बताऊँ तो ठीक है, सेल्स ग्रोथ कुछ ख़ास तो नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे टीटीएम का जो है वो -18% है, 3 साल का 0 है, 5 साल का 12% है, 10 साल का 15% है। तो 10 साल का 15% मतलब और 5 साल का 12% फिर भी यार ये तो है, मतलब कहने को है, लेकिन 3 साल का तो 0% ये तो है ही नहीं, आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ कुछ ख़ास नहीं है, 15% 12% इज़ ओके, मतलब मैं इसे फिर भी ओके कहूँगा। बट हाँ, रिसेंटली जो इसका परफॉर्मेंस है वो थोड़ा डाउन ही जा रहा है, तो सेल्स ग्रोथ तो मुझे पसंद नहीं आया। प्रॉफिट ग्रोथ तो यार सब नेगेटिव में ही है, 10 साल का सिर्फ पॉजिटिव में है, बाकी सब नेगेटिव में है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ग्रोथ भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। स्टॉक प्राइस के बारे में हम बात नहीं करते हैं। एंड आरओई की बात करें तो आरओई इसका जो है 3 साल का, 5 साल का या 10 साल का अगर आप देखोगे, इन तीनों डेटास को अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे जो नंबर है वो फिर भी ठीक है, मतलब 27% इज़ गुड, 26% इज़ गुड, 22% इज़ ऑल्सो वेल, इज़ ऑल्सो गुड, मैं अच्छा ही कहूँगा। लेकिन लास्ट ईयर का 7% इज़ वेरी लेस, और मुझे आरओई भी लास्ट ईयर का अच्छा नहीं लगा, और डिक्रीज़ हुआ है यहाँ पे जो है। प्रॉफिट 30 पे था, पहले तो देखो यार 63 पे था, फिर यहाँ पे 31 पे आया, फिर यहाँ पे 14 पे आया। तो 3 साल से जो है, 2 साल से आप कह सकते हो लगातार जो है प्रॉफिट वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो ओवरऑल आरओई मुझे जो है, हाँ, आरओई फिर भी मैं ठीक कहूँगा, लास्ट ईयर का जो है थोड़ा गड़बड़ है। अगर आप लास्ट ईयर का हटा करके देखोगे, तो यहाँ पे आरओई मैं अच्छा कहूँगा। लेकिन हाँ, ये दोनों तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया कोई हालत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, तो बैलेंस शीट में कुछ खास नहीं है। अराउंड 194, मतलब 200 करोड़ के रिजर्व्स हैं, व्हिच इज़ मतलब वेरी गुड, मतलब एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि कंपनी ही 200 करोड़ की है, ठीक है। तो 200 करोड़ के रिजर्व्स होना एक अच्छी बात है। एंड वही बात है यार, बोरोइंग्स अगर आप देखोगे, ज़ीरो बोरोइंग्स है, ठीक है। सीडब्ल्यूआईपी जो है कुछ धीरे-धीरे चलते हैं, देख सकते हो 9, 3, 1 ऐसे करके थोड़ा-मोड़ा सीडब्ल्यूआईपी चलता है। और यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात करें, तो यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट मेरे सामने आता है। देखो यार, मैं सबसे पहले आपको इसमें कुछ अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कम प्रोमोटर ने शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ किया है, 46 से इन्होंने 47 किया, फिर 48 किया, फिर 49 किया, ठीक है। अच्छी बात है, बट यहाँ पे जो परसेंटेज है, ये अपने आप में ही बहुत कम है, ठीक है। मतलब ये वही बात हो गई कि अब प्रोमोटर का परसेंटेज जो है, आपको ये देखना है ना कि कम है। अगर प्रोमोटर बाइंग कर रहे हैं, लेकिन उनका जो है बाइंग करने के बावजूद, मान लो उन्होंने लगातार 3 साल जो है बहुत अच्छा बाइंग किया, उन्होंने बहुत अच्छा बाइंग किया, ठीक है। और 3 साल पहले इनका प्रोमोटर का होल्डिंग 10% था, और बहुत अच्छा बाइंग करके प्रोमोटर का होल्डिंग 40% हो गया। आप बोलोगे यार देखो प्रोमोटर कितना बाइंग कर रहा है, 10 से 40 हो गया। लेकिन आपको ये भी तो देखना है, ये जो 40% है नंबर, ये अपने आप में ही बहुत छोटा नंबर है, समझ रहे हो? तो माइक्रो कैप में तो यार मैं 70 के नीचे तो जाऊँगा ही नहीं, देखूँगा ही नहीं, ठीक है। मैंने बताया हुआ यार मैं कि माइक्रो कैप 70 के नीचे अगर प्रोमोटर का होल्डिंग हो, तो मैं माइक्रो कैप देखता भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं पहले ही उसे हटा देता हूँ यार, क्योंकि देखो एट द एंड यहाँ पे जो है आपके पास इनफ डाटा नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा प्रायोरिटी देना होता है, ठीक है। जैसे अगर 70 के ऊपर अगर शेयर होल्डिंग नहीं है माइक्रो कैप में, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। अब वही बात है, अलग-अलग लोगों का ओपिनियन अलग हो सकता है अगेन। वही चीज़, एंड उसी के साथ अगर स्मॉल कैप है तो 65% के ऊपर मुझे होल्डिंग चाहिए। अगर मिड कैप है तो लगभग 60% के ऊपर मुझे होल्डिंग चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का सिनेरियो होता है। तो प्रोमोटर का 49% होल्डिंग मुझे काफ़ी कम लगा। एफआईआईज़, डीआईआईज़ तो यहाँ पे है ही नहीं, और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि इतने छोटे कंपनीज़ में तो वो दिखते भी नहीं है। पब्लिक जो है 50% पब्लिक है, एंड इसमें मैं एक बार देख लेता हूँ कि एचएनआईज़ कितने हैं। तो यहाँ पे एचएनआईज़ सिर्फ 2% है, ठीक है। और अगर 2 हटा दोगे 2%, तो यहाँ पे बचेंगे आपके 48%। तो रिटेल इन्वेस्टर जो है यहाँ पे 48% है, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा कहा हुआ है कि जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा होता है, उस स्टॉक को बढ़ने में टाइम लगता है, ठीक है। और कभी और बात करेंगे कि क्यों ऐसा है कि रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा होते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है, क्यों कभी और बात करेंगे, फिलहाल तो नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पूछोगे इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या-क्या हैं, तो मैं बोलूँगा शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे पसंद बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे बैलेंस शीट मुझे एक अच्छा लगा, बट हाँ, बैलेंस शीट से क्या ही होता है, आपको एट द एंड ग्रोथ चाहिए होता है, ठीक है। ग्रोथ आपको आरओई चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट चाहिए, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, आरओई, यही सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। कंपनी के पास आप समझो, लॉजिक समझो, कंपनी के पास अगर बहुत-बहुत रिज़र्व्स है, ठीक है, हज़ार-हज़ार करोड़ के रिज़र्व्स है, लेकिन कंपनी जो है प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, तो उस रिज़र्व्स का क्या फ़ायदा? आप समझ रहे हो? ठीक है, वो सीडब्ल्यूआईपी करेगी, काम होगा, बट एट द एंड आपको प्रॉफिट ही चाहिए, आपको एट द एंड ग्रोथ चाहिए, सेल्स चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मुझे यहाँ पे ना सेल्स ग्रोथ दिखा, ना यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ दिखा, मुझे यहाँ पे दोनों ही नहीं दिखा, व्हिच इज़ अ वेरी नेगेटिव पॉइंट मेरे लिए। आरओई यहाँ पे फिर भी ठीक है, फिर भी अच्छा है, बट हाँ, सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। एंड यही सब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो
मेरे लिए तो कंपनी में नेगेटिव पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा हैं एंड कंपनी ऊपर से काफ़ी गिर भी चुकी है। अगर आप देखोगे 66% डाउन है, कैलकुलेट कर लेना अपने से एक बार देख करके, या फिर चलो यार कर ही देते हैं एक बार, क्या ही जाएगा, 2 मिनट तो 2 सेकंड लगेंगे बस। 67% के आसपास जो है ये डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। अब देखो यार, कंपनी लगातार गिर रही है, ठीक है? तो अभी कोई हम आप कह सकते हो कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है कि इसका जो है पैटर्न वो चेंज हो चुका है, मतलब ये अब गिरना बंद कर चुका है, अब ये ऊपर जाने वाला है। इसका कोई आप कह सकते हो प्रूफ या फिर आप वही जैसे मैंने कहा कंफर्मेशन नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक कंफर्मेशन है कि यहाँ पे लगातार ये हायर हाइज का फॉर्मेशन कर रहा है और एक ट्रेंड लाइन को बेस करके ये चल रहा है, मतलब अगर आप देखोगे लगातार इस ये जो है सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन से। तो ये एक अच्छी बात है, हायर हाइज ये बना रहा है, अच्छी बात है। बट अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर हाँ, ये 200 डेज के ईएमए को सस्टेन कर जाता है, 200 डेज के ऊपर जा करके अगर सपोर्ट लेता है, या फिर अगर ऐसा होता है, मैं आपको सिनेरियोज बता रहा हूँ कि आपको कंफर्मेशन मिलेगा कैसे। जैसे ये लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये ऊपर जा करके यहाँ से ऐसे सपोर्ट लेना स्टार्ट करता है, तो फिर लगेगा यार देखो इसका जो है सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है, विच इज अ पॉजिटिव पॉइंट अगेन। तो वही चीज है कि यहाँ पे जो है मैं कहूँगा कि देखो यार, एंटर करने का, ठीक है, ये ऑल टाइम लो के आसपास है, तो बिल्कुल ऑल टाइम लो नहीं, आई मीन यहाँ पे मतलब लो पे है, ठीक है, लो पे है, अपने बॉटम पे है। तो ये जा सकते हो बिल्कुल, अगेन नो रिकमेंडेशन। अब जैसे अब मेरी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर यहाँ से फिर मान लो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो गया और नीचे गिरने लगा फिर से, तो उसके बाद वही बात है कि मैं एवरेज डाउन करते-करते थक जाऊँगा। मुझे पता नहीं चलेगा कहाँ पे मुझे एवरेज डाउन करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? तो एक सेकंड मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ तो ज़्यादा देख सकते हो। देखो ये जो है ना, ये पहले सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर यहाँ पे जब सपोर्ट बनेगा तब जो है ये कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यहाँ पे सिर्फ अभी वेट एंड वॉच करूँगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे एंटर करना मेरे लिए इज़ लाइक वेरी रिस्की, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा। तो वही चीज़ है। बाकी मैंने अपना ओपिनियन दे दिया एंड अब जो है अगेन नो रिकमेंडेशन। मैं डिस्क्लेमर वीडियो में पहले भी मैंने बताया हुआ है एंड अभी भी बता रहा हूँ कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बहुत बहुत रिस्की स्टॉक है। मतलब यार, अगर आप आपके पोर्टफोलियो में आप लार्ज कैप्स रखना पसंद करते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट साइकोलॉजिकल थोड़ा बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में आप लार्ज कैप्स को रखना पसंद करते हो, तब आपको इस मतलब आपको सोचना भी नहीं चाहिए इसके बारे में, आप समझ रहे हो। और अगर आप को स्मॉल कैप्स रखना पसंद है, तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि जो लार्ज कैप्स रखना पसंद करते हैं उनको रिस्क कम लेना पसंद है और इसमें रिस्क जो है आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, समझ रहे हो। तो वो चीज़ है। बाकी ठीक है यार, एंड करेंगे वीडियो को एंड अगेन प्रॉपर एनालिसिस के साथ जो है आपको जो भी करना है। अगेन नो रिकमेंडेशन मेरे केस में भी, एंड एजुकेशनल पर्पस का ये वीडियो था। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।